हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निश क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी। वर्क क्या होता है? सिंपली अगर हम कहें तो काम होता है ना। जैसे कि अगर आप कहो कि हम स्कूल का कोई काम कर रहे हैं या बुक रीडिंग कर रहे हैं तो ये हम काम कर रहे हैं, या फिर आप कहो कि हम बैठे बैठे खेल रहे हैं तो ये भी हमारा एक काम है। बट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लैंग्वेज दिस इज़ नॉट अ वर्क डन। वो इसको वर्क डन नहीं मानते हैं। साइंस के हिसाब से वर्क डन क्या होता है? जिसमें अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के लगाने से कोई मूवमेंट हो तो उसको हम वर्क डन बोलते हैं साइंस में। ठीक है। अब वैसे तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह देते हैं कि अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो वो भी हम काम कर रहे हैं। स्कूल में बैठे पढ़ रहे हैं तो भी वो काम कर रहे हैं, बैठे बैठे खेल रहे हैं तो वो भी एक काम है। बट साइंस की लैंग्वेज में ये काम नहीं है। काम सिर्फ वो है जिसमें कोई फोर्स लग रही है और फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट हो रही है, और मूवमेंट भी फोर्स की डायरेक्शन में हो। सो हमारा है फर्स्टली टॉपिक वर्क। इट इज सेड टू बी डन। इसको कहा जाएगा ये हो रहा है व्हेन अ फोर्स अप्लाइड मूव्स अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या कह रहे हैं कि हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है। कब हो रहा है वर्क? जब हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स अप्लाई करने के बाद जो बॉडी है जिस पर फोर्स लगाई जा रही है वो मूव करना शुरू कर दे, और मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे कि आपको कि ये कोई बुक पड़ी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या मान लो बुक है, आप इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो अगर ये इसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे तो हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है। ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट है इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रही है तो हम कहेंगे वर्क हो रहा है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, तो हम कह सकते हैं हाँ वर्क हो रहा है, बट वो वर्क नेगेटिव वर्क डन माना जाएगा। ठीक है। पॉजिटिव वर्क डन तभी माना जाएगा अगर डायरेक्शन उसकी फोर्स की डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फोर्स वाली ही हो, तभी हम नॉर्मल पॉजिटिव वर्क डन मानेंगे। अगर वर्क डन फोर्स भी लग रही है और मूवमेंट भी हो रही है, बट आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, या फिर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाने पर मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, तो साइंस इसको वर्क डन नहीं मानेगा। ठीक है। क्योंकि फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रही है बट ये परपेंडिकुलर लग रही है, जो मूवमेंट है वो परपेंडिकुलर हो रही है इसके। ठीक है। तो इससे अकॉर्डिंगली ये वर्क डन नहीं माना जाएगा। आप कहोगे कि फोर्स भी लग रही है और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें हो रही हैं, बट ये वर्क डन नहीं हो। इन्होंने स्पेशल कहा है कि डायरेक्शन जो वर्क मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में ही होनी चाहिए, ये कंपल्सरी है। नेक्स्ट की यूनिट वर्क मेजर्ड इन जूल। इसको हम मेजर करते हैं जूल में, या फिर कह सकते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या है वर्क की? जूल है। ठीक है। आगे वर्क डन इज 1 जूल। हम कहेंगे कि वर्क डन 1 जूल है या 1 जूल है इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। अगर फोर्स कितनी लग रही है? 1 न्यूटन की। डिस्प्लेस कर रही है द बॉडी थ्रू 1 मीटर। कितना डिस्टेंस मूव किया है बॉडी ने? 1 मीटर। 1 जूल वर्क डन तब कहेंगे अगर 1 न्यूटन की फोर्स लगने पर 1 मीटर डिस्टेंस बॉडी क्या हो जाए? मूव हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब हम कहेंगे कि जो वर्क डन है 1 जूल का वर्क डन हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्क के बाद एनर्जी, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही वर्क एंड एनर्जी था, तो वर्क के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। दोनों ही टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैपेसिटी। उस किसी भी बॉडी की कैपेसिटी काम करने की, वो कितना काम कर सकती है। ये आपको पता ही होगा कि कुछ मशीन्स ले लेते हैं, चलो कुछ मशीन्स होती हैं कि 2 घंटे लगातार काम कर सकती हैं, उसके बाद उनको ब्रेक देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उनको उससे ज़्यादा भी चलाएं तो वो ख़राब हो जाएंगी। पर कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिनको हम 5-6 घंटे लगातार चला सकते हैं, उसके बाद ब्रेक की ज़रूरत होती है उनको। बट कुछ मशीन्स ऐसी भी होती हैं जिनको हम ज़्यादा टाइम चला सकते हैं, जैसे कि 10-12 घंटे, है ना, ऐसा भी चला सकते हैं। कुछ मशीन्स उनको फिर ब्रेक की ज़रूरत होती है। तो ये उनकी कैपेसिटी हो गई कि वो कितना काम कर सकते हैं, तो उनकी एनर्जी हो गई
क्योंकि कुछ मशीन तो की कैपेसिटी सिर्फ 2 घंटे काम करने की है लगातार, कुछ मशीन्स की 5-6 घंटे, और कुछ मशीन्स की कैपेसिटी कितनी है 10-12 घंटे काम करने की। तो इस कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट भी सेम होती है जूल, जो वर्क डन की होती है वही यूनिट एनर्जी की होती है। आगे एनर्जी की फॉर्म्स वैसे बहुत ज़्यादा होती हैं, काफ़ी फॉर्म्स की होती है एनर्जी, बट इसमें 2 फॉर्म्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों फॉर्म्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी की। एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन। एनर्जी प्रोसेस हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है किसकी वजह से, एक बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से या फिर उसकी शेप की वजह से। पोजीशन की वजह से मतलब कि उसकी पोजीशन चेंज हो गई, जैसे पहले यहाँ पर थी, थोड़ा सा हाइट पर चली गई वो ऑब्जेक्ट, या फिर मूवमेंट होगी, उसकी पोजीशन चेंज हो गई या उसकी शेप चेंज हो गई, उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोसेस्ड होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी होती है। मेनली इसको हम हाइट के साथ ही मेजर करते हैं, मेनली इसको हम हाइट से रिलेटेड जो एनर्जी होती है उसके साथ ही मेजर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, किसी ऑब्जेक्ट का मास m है, उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी अगर हम उसको हाइट h पर ले जाएं, फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज mgh। कहते हैं कि मान लो यहाँ पर कोई ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका मास है m, उसका मास कितना है m, उसको हम h हाइट पर ले गए, मान लो ये h हाइट है, यहाँ तक ले गए हम उसको, ठीक है, ये इसका मास m है, हम किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास m था उसको हम h हाइट तक ले गए। मैंने अभी बताया था कि हम पोटेंशियल एनर्जी को मेनली हाइट से रिलेटेड ही लेते हैं, तो इसकी पोजीशन चेंज होगी, पहले यहाँ पर थी अब ये इस हाइट पर पहुँच गई, पोजीशन चेंज होगी ऑब्जेक्ट की, सेम ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर था, हम उसको h हाइट तक ले गए, तो उस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी mgh, मास एंड हाइट, मास जितना उस ऑब्जेक्ट का मास है और जितनी हाइट पर हम लेकर गए। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में किया था। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पूछ सकते हैं व्हाट इज अ फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मली, सो mgh। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोसेस होती है उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, जितनी मर्जी वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, तो जो मूवमेंट की उस बॉडी की मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोसेस होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इफ मास m, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, मान लो यही ऑब्जेक्ट है इसका मास m है, इज मूविंग विद वेलोसिटी v, मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है, सो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, हाफ mv²। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन बी चेंज और ट्रांसफ़र। एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमें सन से एनर्जी मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। उस एनर्जी को, सोलर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं हीट एनर्जी में, क्योंकि अब सोलर जो सन से एनर्जी मिलती है उससे कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है ना। अब कपड़े सूख जाते हैं, कपड़े गर्म हो जाते हैं, हम अगर धूप में बैठे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब कि हम गर्म हो जाते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप धूप में रखो तो वो गर्म होगा। तो मतलब जो सन की एनर्जी थी, सोलर एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट होगी, चेंज होगी, हीट एनर्जी में चेंज होगी। या तो उसको हम चेंज कर सकते हैं या फिर उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। बट इसको हम इट कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना तो इसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इनके कहने का मतलब है यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है उसको हम सिर्फ चेंज कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर, या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट हम उसको ना ही एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितनी भी एनर्जी किसी भी चीज़ में
पैदा होती है, प्रोसेस्ड होती है, तो वो किसी ना किसी फॉर्म में, किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई होती है। अगर हीट एनर्जी तो वो तो केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कहीं से भी आई होगी, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब जैसे सोलर एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि सन से हमें लाइट मिलती है, तो सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो ऐसे ही हम एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कभी भी हम ना ही बना सकते हैं उसको, ना ही हम ख़त्म कर सकते हैं एनर्जी को। एनर्जी और वर्क से रिलेटेड एक टॉपिक है और पावर। इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब है कि आप कितने टाइम में कितना काम कर रहे हो, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम में आप कितना काम कर रहे हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर रेट ऑफ वर्ड यूज हो जाए, कहीं पर भी रेट ऑफ वर्ड यूज हो जाए, तो हम उस चीज़ को किसके साथ डिवाइड करते हैं, टाइम के साथ डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पावर का जो फॉर्मूला है वो बन गया वर्क ओवर टाइम। आप कितने टाइम में कितना काम कर रहे हो, तो वो क्या है, पावर है। इसकी यूनिट क्या होती है, वाट, और एक वाट किसके इक्वल होता है, 1 जूल पर सेकेंड, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम इसको 1 जूल सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसकी यूनिट तो वैसे वाट होती है पावर की, बट इसको हम लिख ऐसे सकते हैं। इसकी दूसरी बड़ी यूनिट होती है, वॉट से बड़ी यूनिट होती है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 746 वॉट होते हैं। ये याद रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन बन के आ सकता है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। और सबसे बड़ी इसकी यूनिट है मेनली 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट, या फिर 1000 जूल पर सेकेंड, ठीक है। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, उसी से याद रखना है 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं वर्क डन की। वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अ पर्सन पुशिंग अ स्टेशनरी व्हीकल बट अनेबल टू डू सो इज नॉट डूइंग एनी वर्क ऑन द बॉडी। कहते कोई पर्सन है, वो एक स्टेशनरी व्हीकल को, जो व्हीकल खड़ा है, मान लो कोई व्हीकल कार है या ट्रक है, मान लो उसको धक्का लगा रहा है, पुश कर रहा है ताकि वो मूव करना शुरू कर दे, बट वो ऐसा नहीं कर पा रहा। उसको धक्का तो दे रहा है वो अपनी तरफ से, तो वो पूरी मेहनत लगा रहा है, ठीक है। जो पर्सन है पूरा प्रॉपर जोर लगा रहा है, अपनी प्रॉपर फोर्स लगा रहा है उस ट्रक को पुश करने में, ठीक है, बट वो कर नहीं पाता। पुश करने से वो ट्रक नहीं चल पा रहा, ठीक है। सो हम कहेंगे कि वहां पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा, क्योंकि हाँ, उस पर्सन ने, जो पर्सन है उसने फोर्स तो लगाई, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। फोर्स तो लगाई, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर वर्क नहीं हो रहा। मान लो कि अगर आप वॉल को, एक दीवार को पुश कर रहे हो, आप तो थक जाओगे एक दीवार को पुश करते करते, बट दीवार मूव थोड़ो करेगी, दीवार ने मूव तो नहीं करना। तो आप तो कहेंगे कि हाँ, हमने तो बहुत काम किया, हमने दीवार को पुश किया, हम तो थक गए हैं बहुत। आप थक जरूर जाओगे, बट साइंस की लैंग्वेज में आपने कोई काम नहीं किया, ठीक है। वर्क डन इज नेगेटिव। मैंने आपको बताया था वर्क डन नेगेटिव हो सकता है इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू फोर्स अप्लाई। अगर जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाए तो वर्क डन नेगेटिव होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप, इस पर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो और मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, तो ये नेगेटिव वर्क डन होगा। वर्क डन माना जाएगा, ये नेगेटिव वर्क डन माना जाएगा। अब कहते हैं एक वर्क एनर्जी थ्योरम, ये आपको ऐसे ही याद रख ले, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। इसका मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, पहले वो किसी और वेलोसिटी से मूव कर रहा था, बाद में उसने अपनी वेलोसिटी चेंज कर ली, किसी और वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दिया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बाद में जितनी काइनेटिक एनर्जी है उसमें से माइनस कर दो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। सो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, पहले u थी बाद में v होगी। मान ले पहले 5 वेलोसिटी थी उसकी, फिर 10 हो गई उसकी वेलोसिटी, तो चेंज होगी वेलोसिटी। सो उस अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आएंगे वो वर्क डन होगा। If k is kinetic energy and p is momentum, then p is equal to √2mk। ये एक फॉर्मूला है, ये आपको एज इट याद रखना पड़ेगा।
आगे कुछ थ्रस्ट एक फोर्स सी होती है, एक तरह से हम ये मान लेते हैं। थ्रस्ट क्या होता है? इट इज अ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन सरफेस, इट इज मेजर्ड इन न्यूटन। क्या कह रहे हैं कि कोई टोटल फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सरफेस पर जितनी भी फोर्स लग रही है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन से 2 फोर्स लग रही हैं, एक इस डायरेक्शन से फोर्स लग रही है, तो जितनी भी इस पर टोटल फोर्स लग रही है उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, मूव जिस मर्जी डायरेक्शन में करें, हमें नहीं पता वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, हमें नहीं पता ये फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स ज़्यादा है, ये दोनों मिलकर फोर्स ज़्यादा बन रही है। जो फोर्स ज़्यादा होगी मूवमेंट उस डायरेक्शन में होगी, बट टोटल फोर्सेस लग रही है ये सारी, तो ये क्या हो गया? थ्रस्ट हो गया। और इसकी थ्रस्ट एक फोर्स है, फोर्स की ही फॉर्म है, तो इसकी यूनिट न्यूटन होगी। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन होगी। प्रेशर क्या है? इट इज अ थ्रस्ट एक्टिंग नॉर्मली अपॉन अ यूनिट एरिया ऑफ गिवन सरफेस। थ्रस्ट एक यूनिट एरिया पर काम कर रहा है। यूनिट एरिया मतलब कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया पर जितना थ्रस्ट लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया पर कितना थ्रस्ट लग रहा है, कितनी फोर्स लग रही है, वो क्या हो गया? प्रेशर हो गया। यूनिट क्या होती है प्रेशर की? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसकी मेन यूनिट होती है पास्कल। पास्कल का सिंबल होता है पी, कैपिटल पी, स्मॉल ए, पी ए, पास्कल का सिंबल होता है। इसकी मेन यूनिट पास्कल है। दूसरी फॉर्म में इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। दोनों ही एसआई यूनिट्स होती हैं इसकी। प्रेशर का फॉर्मूला है या तो फोर्स या फिर थ्रस्ट, क्योंकि थ्रस्ट भी एक फोर्स है, ओवर एरिया। अब इसकी यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट मीटर स्क्वायर। तो टोटल यूनिट बन गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। आगे जो इसका टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुछ टॉपिक्स रहते हैं हमारे वर्क एंड एनर्जी के, और जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी वो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।